जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन कहना ज़्यादा ठीक होगा। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग भारतीय संविधान में सबसे पहले शुरू किए हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा में हम लोग ये देखें कि कैबिनेट मिशन मुख्य रूप से देखा गया, क्योंकि कैबिनेट मिशन में ही संविधान सभा से संबंधित बातें स्पष्ट की गई थी। इसलिए हम लोग सबसे पहले कैबिनेट मिशन देखें, उसमें क्या कितने सदस्य थे इसके बारे में देखें, कैसे उनका निर्वाचन होगा इसके बारे में देखें, ये सब के बारे में बातें, सीटों का बंटवारा किस प्रकार होगा इसके बारे में देखें, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में देखें, प्रारूप समिति के बारे में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, वर्तमान में कितने हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पास वीडियो हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग प्रस्तावना शुरू किए। प्रस्तावना में हम लोग क्या देखें, प्रस्तावना में हम लोग सबसे पहले पहला ही वीडियो था, इसमें हम लोग प्रस्तावना क्या है इसके बारे में देखे हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना मुख्य रूप से एक पूरे भारतीय संविधान का यदि दर्शन देखना हो, फिलॉसफी देखना हो, तो हम प्रस्तावना को देख सकते हैं। जो उद्देश्य प्रस्ताव में थोड़ा बहुत बातें कही गई थी, उसको थोड़ा बहुत यहाँ भी कही गई थी। प्रस्तावना में उसको स्पष्ट रूप से कह दिया गया था। तो यही सब देखे थे। फिर हम लोग प्रस्तावना के बारे में बात किए कि प्रस्तावना में लिखा क्या है, इसके बारे में बात किए कि हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व, ये सब चीज़ बताया गया है। लिखना तो नहीं था, लेकिन उसे देखना था। उसमें कई सारे शब्द आए, जैसे संप्रभुता आया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को आप संप्रभुता मान लीजिए। समाजवादी आया, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष आया, इसके बाद लोकतांत्रिक आया, गणतंत्र आया, इसके बाद न्याय आया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय आया, बंधुत्व आया। तो ये सब क्या है, इनके बारे में हम लोग को मोटा मोटा देखना है। अब इन शब्दों को हमें थोड़ा इतना बताया गया था, अब उन शब्दों को थोड़ा उठाकर थोड़ी बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप लोग पहले वाली वीडियो देख लेंगे, ठीक है। इससे पहले आप वीडियो देखिएगा, फिर इसको देखना शुरू करिएगा, ठीक। चलिए, हम लोग आज क्या देखेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो बहुत सारे शब्द हुए। तो सबसे पहला शब्द क्या था, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इतना कहा गया था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग संप्रभुता मान लेते हैं। क्या मानेंगे, संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक। संप्रभुता को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो इसे कहते हैं सोवरेनिटी, सोवरेनिटी, ठीक। तो संप्रभुता को हम लोग देखेंगे। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द जो था वो क्या था, वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या था, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये सब बात हुआ ना। तो जो संप्रभुता, उसमें जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसको आप संप्रभुता अगर मान लेंगे, मान का मतलब होता ही है इसका अर्थ, तो क्या मानना। तो ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, सॉवरेन है क्या। थोड़ा सा इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ शब्द के बारे में देखते हैं। एक होता है कॉलोनी, होता है, नाम आप जानते होंगे, जिसे उपनिवेश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उपनिवेश। एक शब्द ये हो गया। एक शब्द होता है हमारा प्रोटेक्टेड स्टेट। एक होता है हमारा, मान लेते हैं डोमिनियन स्टेट होता है, डोमिनियन स्टेट। और एक होता है अपना सोवरेन, जो ये लिखा हुआ है सोवरेन। इसका मतलब ये हो गया उपनिवेश। प्रोटेक्टेड मतलब होता है संरक्षित राज्य। जैसे आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो इसको क्या कहेंगे, संरक्षित राज्य। और डोमिनियन स्टेट का मतलब, डोमिनियन ही आप इसे लिखिए, और सोवरेन का मतलब लिखिए संप्रभु, संप्रभु, ठीक। संप्रभु राज्य है, ये स्टेट ही की बात हो रही। पॉलिटिकल साइंस में आप ध्यान दीजिएगा, पॉल साइंस या पॉलिटिकल साइंस जो राजनीतिक विज्ञान होता है, वहाँ स्टेट का मतलब देश से आप लेके चलिएगा। ज़्यादातर संदर्भों में ये होता है
स्टेट कहा जाएगा, राज्य कहा जाएगा, उसे देश समझिएगा। देश का मतलब जैसे आप भारत में अगर देखेंगे तो एक राष्ट्र हुआ, फिर उसके अंतर्गत राज्य है। तो हम लोग जो राज्य है, इस राज्य को राज्य के रूप में मत देखिएगा, उसे स्टेट कहिए। जो ये स्टेट लिखा है तो पॉल साइंस में ज़्यादातर राज्य राज्य आएगा, तो उसका मतलब होता है देश की बात चल रही। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर लास्ट में सॉवरेन आएगा तो उसे समझ लेंगे सॉवरेनिटी है क्या। कॉलोनी क्या है? उपनिवेश। आप जानते हैं जब कोई दूसरा देश किसी एक, मान लेते दो देश था, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर क्या कर लेता है, मान लेते उस पर शासन करना शुरू कर देता है, पूरी तरीके से शासन कर रहा है, तो वो होता है ये क्या होता है, कॉलोनी होता है। ठीक है, जिसे उपनिवेश कहते हैं। तो भारत किसका उपनिवेश था? भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, क्योंकि ब्रिटेन जो अंग्रेज थे वो क्या किए थे, भारत पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेते हैं। जब एक देश दूसरे देश पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेता है, पूरी शक्ति दूसरे देश के हाथ पर ही आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। ठीक, तो पूरी शक्ति क्या होती है, दूसरे देश के पास होती है। ठीक है, शक्ति क्या होती है, दूसरे देश के पास। जो उस पर राज्य करेगा मुख्य रूप से उस पर होगा। जैसे राज्य क्या होगा, अंग्रेज लोग भारत पर राज्य किए, तो भारत पर अगर राज्य किए तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग उपनिवेश हुए। किसके हुए? अंग्रेजों के, इंग्लैंड के। ठीक है, ब्रिटेन के हम लोग क्या हैं, उपनिवेश उस समय थे। ठीक, तो शक्ति दूसरे देश के पास आ जाती है। ठीक है, प्रोटेक्टेड स्टेट क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक राज्य से समझौता कर दिया जाता है। समझौता एक राज्य से होता है कि हम आपको क्या कर रहे हैं, संरक्षा प्रदान करेंगे, आपकी रक्षा हम करेंगे। इसमें ये कहा गया कि मतलब जो भी ये इस प्रकार की स्टेट होंगे, जो देश होंगे, वो मुख्य रूप से ये होगा कि एक देश दूसरे देश को क्या करता है, संरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, उसको सुरक्षित रखता है, संरक्षण देता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं भारत का जो आप मान सकते हैं कि सिक्किम मान लीजिए, सिक्किम को क्या किया गया था, जब मतलब मिलाया गया, तो उससे पहले क्या था, उसको एक प्रकार के संरक्षित राज्य के रूप में, देश के रूप में था, क्योंकि जब वहाँ शासन था। इसके बाद क्या हुआ, भारत में फिर ये कह दिया गया कि हम आपको संरक्षण देंगे, मतलब वहाँ जनता के राय से किया गया कि कुछ मामले हमको दे दीजिए, जैसे संचार दे दीजिए, संचार का मतलब आवागमन के लिए हो गया। इसके बाद आप विदेश मामले दे दीजिए, इसके बाद हमको संरक्षा का मतलब ये हो गया, सेना के मामले हमारे हाथ में दीजिए तो हम लोग सुरक्षा देंगे, इस बात पर कहा गया। तो संरक्षण या संरक्षित राज्य वो होते हैं जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य को सुरक्षा देता है। ठीक, डोमिनियन स्टेट क्या होता है, ये सॉवरेन की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो प्रमुख होगा वो क्या होगा, डोमिनियन का मतलब ये होगा, इसका जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित तो होगा नहीं, दूसरे देश का कोई निर्वाचित हुआ होगा राजा या होगा, या उस देश का जो सबसे प्रमुख होगा उसको दूसरे देश का प्रमुख बना लिया जाता है। इसमें निर्वाचन नहीं होता, किसी दूसरे देश का प्रमुख जो होगा वो किसी दूसरे देश का प्रमुख मान लिया जाता है सामान्य रूप से। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ 1900, मतलब भारत जब 1947 को आज़ाद हुआ, तब क्या हुआ, स्वतंत्रता अधिनियम आया था, मालूम होगा। स्वतंत्रता अधिनियम आया, जब स्वतंत्रता अधिनियम आया तो उस समय भारत क्या था, भारत एक डोमिनियन था। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब यह हुआ, जो आज राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति नहीं होगा, बल्कि ब्रिटेन का जो राजा होगा वो मुख्य रूप से प्रमुख होगा। कहाँ का, उस देश का प्रमुख होगा। अगर डोमिनियन स्टेट है, इसका मतलब किसी देश के कोई देश हम पर आक्रमण किया था, फिर इसके बाद वो छोड़कर चला गया, लेकिन क्या हुआ, वो स्वतंत्रता दिया, सभी चीज़ में स्वतंत्रता, लेकिन जो प्रमुख होगा, वहाँ का जो प्रमुख होगा वो किसी दूसरे देश का जो प्रमुख होगा वो होगा। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या था, जब भारत में स्वतंत्रता अधिनियम आया तो उस समय उसमें लिखा हुआ था कि भारत एक डोमिनियन स्टेट होगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये हो गया कि जो यहाँ का प्रमुख होगा, सर्वोच्च, जिस प्रकार राष्ट्रपति है, मान लीजिए वहाँ जो ये राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जो ब्रिटेन का राजा है वो यहाँ का प्रमुख होगा। शक्तियाँ देखिए राजा के पास भी नहीं होती है, ना राष्ट्रपति के पास होती है, उनका एक प्रकार से प्रतीकात्मक रूप से उनको सर्वोच्च माना जाता है। शक्तियाँ तो बिल्कुल नहीं, जैसे ब्रिटेन के जो राजा या रानी है उनको शक्ति नहीं है, वो मंत्रिमंडल की पूरी तरीके से सलाह ही मानते हैं, जिस प्रकार यहाँ राष्ट्रपति मानते हैं वहाँ पास वो मानते हैं, लेकिन एक रूप से प्रतीक रूप से वो हो गए थे। ठीक है, इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, मतलब देश आज़ाद होने के बाद जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में लिखा था भारत एक संप्रभु राज्य है, और जो अनुच्छेद 395 है वो खारिज हो गया था। मतलब 395 अनुच्छेद में ये कहा गया था कि 1947 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम क्या हो जाएगा, रिपील हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो स्वतंत्रता अधिनियम जैसे ही खारिज हुआ
तो डोमिनियन स्टेट हम लोग रहे नहीं, तब क्या हो गए, सोवरेन हो गए। अब ये सोवरेन का मतलब क्या होता है, संप्रभु राज्य वे राज्य होते हैं जो पूरी तरीके से निर्णय खुद करते हैं, किसी दूसरे देश से हस्तक्षेप नहीं होता। कोई भी निर्णय करना हो, या बाहरी या आंतरिक, कोई भी निर्णय करना होगा तो दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होगा, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो सोवरेन स्टेट का मतलब वो हो गया ऐसा देश या ऐसा राज्य जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसमें, निर्णय लेने में, पूरी तरीके से निर्णय लेने में जो स्वतंत्र होगा उसे कहेंगे सोवरेन स्टेट। ठीक, डोमिनियन में भी पूरी तरीके से निर्णय लिया जाएगा, लेकिन जो सर्वोच्च बैठा रहेगा, यहाँ पर देखिए सोवरेन में जो राष्ट्रपति भी होगा वो चुनकर बैठा दिया जाएगा, ठीक है, मतलब उसी देश का होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो सर्वोच्च होगा वो चुना नहीं गया होगा, बल्कि दूसरे देश का जो प्रमुख होगा उसको प्रमुख मान लिया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता होती है, निर्णय करने में पूरी तरीके से स्वतंत्रता उसी देश के पास ही होती है। ठीक, प्रोटेक्टेड में मतलब होता है कुछ क्षेत्रों में दे दिया जाता है कि संरक्षण दूसरा राज्य करेगा, और उपनिवेश तो पूरी तरीके से किसी दूसरा देश क्या कर लेता है, ये स्थापित हो जाता है किसी दूसरे देश पर, और पूरी शक्ति उसी के हाथ में हो जाती है, जो दूसरा देश आक्रमण करता है उसी के हाथ में रहती है। ठीक, ये समझ में आया। जब ये समझ में आया तो और ये भी समझ में आया, तो आप बताइए सोवरेनिटी का मतलब ये हो गया ऐसा देश जो पूरी तरीके से निर्णय करने में सक्षम है, किसी बाहरी हस्तक्षेप के, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, पूरी तरीके से निर्णय आंतरिक ही होगा। ठीक है, उस देश द्वारा ही सभी निर्णय लिए जाएंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तो रफ करें थोड़ा सा, चलिए तो समझ में आया ना। ठीक है, तो क्या है संप्रभुता, क्या है, एक सेकेंड, संप्रभुता क्या है, एक देश जब सारे निर्णय स्वयं करता है, निर्णय स्वयं करता है। ठीक, तो एक देश जब सारे निर्णय क्या करता है, स्वयं करता है, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। ठीक, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से जब एक देश सारे निर्णय स्वयं करता है तो वो क्या कहता है, संप्रभुता। इसका मतलब वो देश क्या है, संप्रभु है, सोवरेन स्टेट है। ठीक है, सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, मतलब वो देश निर्णय करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो किसी देश पर निर्भर नहीं है, वो पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, इससे ऊपर कोई बॉडी काम नहीं करेगी, वही सर्वोच्च है, वो सर्वोच्च है, पूरा निर्णय वही करेगी, कोई दूसरी बॉडी हस्तक्षेप नहीं करेगी कि कोई दूसरा देश कहे आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा कोई रोक टोक नहीं। मतलब बाहरी क्षेत्र में अगर आप इंटरनेशनल वाले क्षेत्र पर जाएंगे तो वहाँ तो होगा ही, इंटरनेशनल कानून लगेंगे, लेकिन यदि अपने देश के संबंध में कोई कानून लाना है तो बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा उसमें कि आप ये हो गया। अगर आंतरिक मामला है तो उस देश के द्वारा ही सुलझाया जाएगा, बाहरी हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं होगा। इसका मतलब यदि ऐसा देश कोई कर रहा है, इस प्रकार पूरा निर्णय ले रहा है, तो वो सोवरेन स्टेट है, मतलब वो संप्रभु या संप्रभुता है, उसके पास एक शक्ति है जिसे संप्रभुता कहते हैं, या सोवरेन स्टेट है, संप्रभु राज्य है। ठीक, समझ में आया कुछ। ठीक, 1949 में भारत एक सदस्यता ली थी, 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता, राष्ट्रमंडल की सदस्यता, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी। तो राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता ली थी, ये राष्ट्रमंडल आ क्या, देखिए राष्ट्रमंडल उसको कहा गया जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन क्या था, बहुत सारे देशों पर क्या किया था, मतलब उस पर राज्य किया है, मतलब एक प्रकार से उपनिवेश बनाए थे, बहुत सारे स्थानों को उपनिवेश के रूप में यूज किया था, उसमें भारत भी था, जो पाकिस्तान है वो तो अलग हुआ, वो भी था, बांग्लादेश जो अलग हुआ वो भी था, बहुत सारे देश को जो क्या हुआ इस प्रकार पूरे मतलब विश्व में देखा जाए तो ब्रिटेन कई स्थानों पर, कई मतलब देशों पर क्या किया था, अतिक्रमण का मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ शासन किया। ठीक, कॉलोनी बनाया, उपनिवेश बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरी तरीके से शासन किए। तो राष्ट्रमंडल में मुख्य रूप से वो लोग शामिल हो गए, राष्ट्रमंडल में जो प्रमुख है वो है ब्रिटेन ही है, लेकिन जो ब्रिटेन है
राष्ट्रमंडल का प्रमुख ब्रिटेन है, लेकिन इसमें वो लोग शामिल हैं जो ब्रिटेन के कभी ना कभी उपनिवेश रहे होंगे। तो राष्ट्रमंडल में वो सदस्य शामिल हैं जो जो मतलब जैसे भारत है, बांग्लादेश, ये सभी क्या है, ये ब्रिटेन के कॉलोनी रह चुके हैं, उपनिवेश रह चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वो देश शामिल होंगे जो कभी ना कभी क्या होंगे, ब्रिटेन के कॉलोनी रह चुके होंगे। तो इसमें भारत भी सम्मिलित है, लेकिन इसमें ये बाध्यता नहीं है कि अगर आप इसके सदस्य, भारत भी है, ठीक है, भारत सदस्यता है, लेकिन क्या हुआ, भारत सदस्य है, लेकिन इसमें राष्ट्रमंडल में यदि कोई सदस्य शामिल होता है तो ये बाध्यता नहीं है कि शामिल होइए, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप शामिल होना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। जब इच्छा हो इससे हट भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें अगर शामिल हो गए तो शामिल ही रहेंगे, ठीक। तो राष्ट्रमंडल में मुख्य रूप से वे सदस्य शामिल हैं, लगभग 54 या 56 सदस्य इसमें हैं जो ब्रिटेन के कभी न कभी कॉलोनी रहे होंगे। कॉलोनी का मतलब अभी बताया गया, उपनिवेश रहे होंगे। उपनिवेश का मतलब यह हुआ कि कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश पर पूरी तरीके से मतलब शासन करता है, ठीक है, पूरी शक्ति किसी दूसरे के हाथ में होती है। जैसे भारत में अंग्रेज लोग शासन किए, जब शासन किए तो वो पूरी शक्ति किसके पास है, अंग्रेजों के पास है, अंग्रेजों के पास है तो पूरा शासन किए। इसका मतलब भारत क्या है, उपनिवेश है, किसका, ब्रिटेन का। तो इसमें कौन लोग शामिल होंगे, इस प्रकार के जितने भी देश जो ब्रिटेन के कभी न कभी उपनिवेश रहे होंगे वो राष्ट्रमंडल में शामिल होंगे। 54 या 56 सदस्य इसमें हैं और भारत भी उसका सदस्य है। जब बाद में संविधान सभा में ये कहा गया था कि राष्ट्रमंडल की हम सदस्यता ले रहे हैं तो इससे संप्रभुता तो नष्ट हो जाएगी। संप्रभुता का मतलब क्या होगा कि कोई उससे ऊपर कोई दूसरा देश नहीं होगा। इसका मतलब एक देश जब सारे निर्णय स्वयं करता है, उससे ऊपर कोई है नहीं। आप राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले लिए और उसका प्रमुख है ब्रिटेन, इसका मतलब ब्रिटेन के अनुसार आप कार्य करेंगे। तो संविधान सभा में ये बात हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें बाध्यकारी नहीं है कि आप राष्ट्रमंडल की सदस्यता लें, जब इच्छा हो आप हट भी सकते हैं, जब इच्छा हो शामिल हो सकते हैं। कोई ये नहीं है, बंधन नहीं है कि आप इसमें शामिल हो या आप इसमें शामिल हो गए तो बाहर नहीं हट सकते। इसमें जब इच्छा हो अपनी इच्छा के अनुसार हट भी सकते हैं, शामिल भी हो सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, ठीक, आगे चले ना, चलिए। तो संप्रभुता समझ में आ गया। तो पहला शब्द हो गया हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब संप्रभुता लीजिए। संप्रभुता देखने से पहले हम लोग क्या देखें, एक उपनिवेश देखें, कॉलोनी देखें, प्रोटेक्टेड स्टेट देखें, डोमिनियन स्टेट देखें और सोवरेन देखें, ठीक है। तो ये जो चार राज्य हैं, जो सोवरेन है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, कॉलोनी होता है वो पूरी तरीके से दूसरा देश उस पर शासन करता है, जबकि प्रोटेक्टेड में ये होता है कि एक देश दूसरे देश को संरक्षण देता है, और डोमिनियन में ये होता है कि पूरी तरीके से निर्णय स्वयं लोगे, लेकिन जो राज्य का प्रमुख होगा वो जिस देश के कॉलोनी रहे होगे कि वहाँ का जो प्रमुख होगा उसको मान लिया जाएगा, ठीक। समझ में आया, ठीक है, आगे चले ना, ठीक। साफ करें तो इतना लिख लीजिए लिख लीजिएगा, इससे पहले वाला भी लिखना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा दूसरा शब्द क्या था, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। दूसरा शब्द क्या है, समाजवादी। तो थोड़ा समाजवादी के बारे में देखते हैं क्या बात कह रहा है ये। समाजवादी, सोशलिस्ट, समाजवादी, ठीक। समाजवादी थोड़ा देखते हैं ये है क्या, समाजवादी है क्या, पहले थोड़ा सा देखते हैं, बाद में देखिएगा। समाजवादी का मूल्य आप समझ लीजिए। समाजवादी का मतलब ये हो गया कि समाजवाद आप समझते हैं कि जिसमें व्यक्ति प्रमुख नहीं होता है, समाज के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। जो गरीब हैं, वंचित हैं, उनको क्या होगा, समाज के मुख्य धारा में लाना, ठीक। कोई बहुत ज़्यादा अमीर ना हो जाए या बहुत ज़्यादा गरीब ना हो जाए, एक इक्वल रहे, समान रूप से होगा। वंचितों पर ध्यान देना, वंचित का मतलब ये हो गया जो वीकर सेक्शन होंगे, कमजोर वर्ग होंगे, उनको ध्यान देना, उनको समाज के मुख्य धारा में लाना, समाजवाद का मूल्य है, ठीक। समाजवाद समझ रहे हैं। समाजवाद का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति केंद्र में नहीं होता, समाज केंद्र में होता है। समाज केंद्र होगा तो समाज में व्यक्ति तो होते हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि समाज के सभी व्यक्ति लगभग बराबर की स्थिति में हो, ठीक है, कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर ना हो जाए, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं रहे। गरीब का मतलब अब किसी को खाने को नहीं हो रहा, कोई खाना फेंक रहा है, तो इससे क्या हुआ, जो व्यक्ति खाना नहीं पा रहे, कम से कम इनको इतना मुख्य धारा में लाया जाए कि इनके पास पर्याप्त खाने के लिए तो हो।
स्वास्थ्य के कारण, जैसे बहुत लोग हैं स्वास्थ्य का मतलब यदि बीमार हुए तो दवा करवा सकते हैं, कोई दवा नहीं करवा सकता, तो राज्य इनकी सहायता कम से कम करे कि ये समाज के मुख्य धारा में आ सकें। तो समाजवादी मूल्य मुख्य रूप से यही होता है कि समाज के वंचित वर्गों को ध्यान में रखकर उसको समाज के मुख्य धारा में शामिल करना। ठीक है। तो समाजवादी का मतलब ये हो गया, समाजवादी मूल्य सोशलिस्ट का मतलब है क्या, तो ये समझ में आया। ठीक, इसको जोड़ा कब गया अभी हम लोग थोड़ा देख रहे हैं, लेकिन आप ये करिए कि मूल संविधान का मतलब ये हुआ कि ऐसा संविधान जो 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान को मूल संविधान कहते हैं, जिसमें कोई संशोधन नहीं हुआ था। जैसे जैसे संशोधन होगा इसका मतलब अब मूल नहीं है, वो संशोधित संविधान हुआ। ठीक, तो मूल संविधान में समाजवादी शब्द प्रस्तावना में नहीं जुड़ा था। ठीक है, उसको जोड़ा कर गया प्रस्तावना में। कब जोड़ा गया, प्रस्तावना में जोड़ा गया 1976, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। उस समय इंदिरा जी क्या थी, इंदिरा जी पीएम थी। ठीक, आपातकाल लगा था 1976 में, आपातकाल लगा था। आपको मालूम 1975 जून से लेकर मार्च 1977 तक क्या लगा था, आपातकाल लगा था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ इंदिरा जी के समय, उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया, समाजवादी को जोड़ा। ठीक है, इस मूल्य को जोड़ा गया। ठीक है, समाजवादी शब्द को कहाँ जोड़ा गया, प्रस्तावना में। ये मूल्य हमारे संविधान में है। हम लोग देखेंगे DPSP का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें मुख्य रूप से समाजवादी मूल्य हैं। अगर आप अनुच्छेद 38 देखें, 39 देखेंगे, 42, 41 देखेंगे, ये सभी अनुच्छेद में समाजवादी मूल्य मतलब पहले से ही सम्मिलित थे। बाद में प्रस्तावना में क्या किया गया 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें प्रस्तावना में समाजवादी जोड़ा गया। पहले वीडियो में बताया गया था 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था, इंदिरा जी के द्वारा जोड़ा गया था, मतलब इंदिरा गांधी जी के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, तो समाजवाद कब जोड़ा गया था, 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। ठीक, तो समाजवादी क्या है, थोड़ा सा समझ में आया। ठीक, समाजवादी का मतलब मुख्य रूप से ये होता है कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं लगभग मुख्यधारा में हैं, सभी लोग लगभग इक्वल हो, गरीब हो, वंचित वर्ग हो, ठीक है, कमजोर वर्ग हो, इनको क्या करना, समाज के मुख्य धारा में लाना। ठीक, इतना समझिए। इसका बहुत व्यापक अर्थ होता है, लेकिन समान रूप से आप इतना ही समझिएगा। ठीक, तो समाजवादी समझ में आए। चलिए, तो लिखना चाहेंगे तो थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर इसके बाद इसको इतना लिखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। तो वंचित वर्ग, गरीब, अनुसूचित जाति, ये सभी कितने वंचित वर्ग में आ ही जाएगा, ये सब इत्यादि को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, समाज के मुख्य धारा में शामिल करना। ठीक, तो वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इत्यादि को समाज के, ये सब वंचित वर्ग में अनुसूचित जाति आ ही जाएंगी। ठीक है, गरीब वर्ग इत्यादि क्या करना, समाज के मुख्य धारा में शामिल करना, कम से कम इनके पास पर्याप्त संसाधन और सम्मान। इसमें न केवल समाज के मुख्य धारा का मतलब केवल ये नहीं होता कि गरीब है खाने के लिए नहीं हो रहा, स्वास्थ्य है तो केवल स्वास्थ्य का मतलब बीमारी है तो उसके लिए दवा करवाने के लिए पैसा नहीं है, इस ऐसा नहीं है। जैसे कोई वंचित वर्ग है या अनुसूचित जाति है तो इनको सम्मान भी तो नहीं मिला है, तो सम्मान समाजवाद में क्या होगा, सभी लोग लगभग इक्वल समान होंगे। समाजवाद का मतलब यह हुआ कि लगभग सब लोग इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है, हम लोग अभी देखेंगे। संभव नहीं है कि मतलब जैसे समाजवाद में सब लोग इक्वल होंगे वैसे दूसरी परेशानी खड़ी हो जाए, उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो अनुसूचित जाति हो गया तो ये लोग क्या है, इनको मान लो उतने सम्मान नहीं मिला, अनुसूचित जाति जनजाति सम्मान भी तो नहीं मिला। जब सम्मान नहीं मिला तो उसके भी तो हकदार हैं। तो समाज में लगभग सभी लोग
सेम रहें, इक्वल रहें, ये समाजवाद का मूल है। ठीक है, मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स इसके प्रस्तावक हैं। ठीक है, मतलब प्रस्तावक का मतलब समाजवाद का मूल और सारे लोगों ने दिया, लेकिन मुख्य रूप से जो समाजवाद चला वो है कार्ल मार्क्स की देन है। ठीक, बाद में गांधी जी ने भी अपनाया उसी समय, उसके बाद गांधी जी ने अपनाया, बहुत सारे जॉर्ज लुकास जैसे लोगों ने भी उसका समर्थन किया, लेनिन हो गया, स्टालिन हो गया, ये सब मानने का मतलब माओ हो गए, ये सभी लोग समाजवाद के मूल्य पर ही तो चले हैं। ठीक, तो समाजवादी थोड़ा बहुत समझ में आया। ठीक है, आगे चले। तो भारत में समाजवादी मूल्य है वो किसमें है? डीपीएसपी। अगर देखेंगे डीपीएसपी हमको आगे देखना है, अगर आप नाम सुने होंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमारे अनुच्छेद 37 से शुरू है, 51 तक है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे डीपीएसपी में, डीपीएसपी इसे क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या हिंदी में कहें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कितने अनुच्छेद अगर आप देखेंगे 37 से 51 तक है मुख्य रूप से, लेकिन अगर आप समाजवादी के मूल्य देखना भी हो तो आप 38 अनुच्छेद, 38, 39, 41, 42, 43 ये अनुच्छेद आप देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से समाजवाद के मूल्य हैं। 38 में कहा गया कि सभी लोग को क्या किया जाएगा? सम्मान दिया जाएगा। ऐसा नहीं कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया, ऐसे समाज के स्तर पर। ठीक है, समाजवाद का मतलब यही हुआ कि आय हो गया, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता दी जाएगी। ठीक, तो 38 में कहा गया है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने की बात कही गई है। ठीक, अभी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तो प्रस्तावना में भी आया है, उसको देखना ही है। ठीक, 39 में भी ऐसी ही बात कही गई है कि ऐसा नहीं है कि धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के पास ही धन एकत्रित हो जा रहा है, दूसरों के पास जा ही नहीं पा रहा है, या जो प्राकृतिक संसाधन है किसी एक व्यक्ति के पास ना हो, सभी के पास हो, इस तरह के मूल्य इसमें कहा गया। 39 में ये भी कहा गया कि पुरुष और महिला समान कार्यों के लिए समान वेतन, तो ये सब अनुच्छेद 39 में कहा गया। समाजवाद का मूल्य यही तो है, ऐसा नहीं है कि पुरुष एक ही काम कर रहा है, एक ही उतने ही समय कर रहा है, मान लेते 8 घंटा पुरुष भी किया, 8 घंटे महिला भी की, कोई भी काम किया, लेकिन पुरुष को उसके लिए वेतन ज़्यादा दी गई, महिला को नहीं दिया गया, तो ये समाजवाद मूल्य से सहमत नहीं, मतलब समाजवादी मूल्य से मेल खाता नहीं। समाजवाद मूल्य यह हुआ कि दोनों लोगों को समान दिया जाए पेमेंट, यदि वैसे ही कार्य कर रहे हैं, उतने ही समय में कर रहे हैं, तो ऐसा है कि उनको क्या दिया जाए? एक प्रकार से समान मूल्य दिया जाए, तो ये समाजवादी मूल्य है। ठीक, तो डीपीएसपी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है? डीपीएसपी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, जैसे मुख्य रूप से 37 से 51 तक है, उसमें मुख्य रूप से आप इसको देखेंगे, हम लोग जब डीपीएसपी देखेंगे तब तो देखेंगे, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, भारत में जो समाजवादी है वो समाजवाद ऐसा नहीं है, भारत में समाजवाद जो है वो थोड़ा सा मिश्रित टाइप का है। समाजवाद में ये होता है कि पूरा राज्य पूरा देख रेख करता है, राज्य एक अवस्था के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन समाजवाद में मुख्य रूप से ये होता है कि राज्य क्या होता है? एक प्रकार के संरक्षण के रूप में कार्य करता है कि किसी प्रकार का असमानता नहीं होगी, ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक, ठीक है। तो भारत में क्या है? भारत में लिखिए लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद। इसे आप लिखना चाहें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्पादन के साधन होंगे केवल राज्य के पास नहीं होगा, केवल सार्वजनिक मतलब सरकारी नहीं होंगे, निजी क्षेत्र। तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र प्लस निजी क्षेत्र दोनों सम्मिलित होंगे। ठीक है, निजी क्षेत्र। ऐसा नहीं है कि केवल राज्य के पास पूरी शक्ति होगी। ठीक है, उसमें निजी क्षेत्रों जैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। पहले क्या था भारत में? पहले से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, इसका मतलब होता है मिश्रित, इसी तरह लिखते जाएंगे। ठीक, इसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी,
मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, तो आप मूल्य समझ लीजिए। लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। लोकतांत्रिक समाजवाद को आप मिश्रित अर्थव्यवस्था से जोड़ लीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक उद्यम भी होंगे, निजी उद्यम भी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा राष्ट्रीयकरण का मतलब, राष्ट्रीयकरण एक शब्द चलता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये हो गया कि पूरा क्षेत्र पर कोई भी अगर उत्पादन के साधन है या कोई उद्योग है तो वो राज्य के नियंत्रण में होगा, सरकार के पास होगा, निजी लोगों के पास किसी के पास नहीं होगा। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र भी होंगे, सरकार के पास भी उद्यम होंगे और निजी क्षेत्र के पास। आप जानते हैं भारत में आजकल देखिए उद्योग को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब निजी क्षेत्र है ना, वो सरकार के पास भी है, निजी क्षेत्र भी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद को आप समझ लीजिए कि हमारे पास जो अपनाया गया समाजवाद, वो समाजवाद केवल ऐसा नहीं है कि केवल राज्य के पास ही उत्पादन के साधन, ऐसा नहीं है। राज्य के पास साथ साथ क्या है, निजी क्षेत्रों के पास भी है। ठीक है, केवल राज्य के पास नहीं। समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद ये कहता है कि पूरी तरीके से राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अगर केवल समाजवाद है, समाजवाद में पूरा संसाधन पर नियंत्रण किसका होगा? वो नियंत्रण होगा कि राज्य का। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में दोनों को किया गया है। कुछ जगह होता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद निजी क्षेत्र को यह बढ़ावा दिया गया, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है वो गांधी जी के निकट। गांधी जी भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के ही समर्थक देखेंगे मुख्य रूप से। कार्ल मार्क्स, गांधी जी, ये सभी लोग एक ही तरीके से थे। ठीक, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र यदि ये दोनों सम्मिलित है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कि सार्वजनिक उद्यम भी है, निजी उद्यम भी है। कोई यदि मान लेते हैं कि उद्यम खोलना चाहता है, करना चाहता है, स्थापित करना चाहता है, तो उसको पूरी छूट दी जाएगी। मतलब कुछ नियम कानून के तहत किया जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी करने लगे। ठीक, और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकार के पास भी उद्यम के साधन होंगे। ठीक, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों चीज सम्मिलित होते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। एक और होता है जिसे कहते हैं साम्यवादी समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है। ठीक है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म में केवल और केवल होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकार का नियंत्रण होता है, सभी उद्यम पर सरकार का नियंत्रण होता है, उसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं होते। पब्लिक सेक्टर ही क्या होते हैं? इसे पब्लिक सेक्टर कह लीजिए, इसे प्राइवेट सेक्टर कह सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर एवं प्राइवेट सेक्टर यदि दोनों है तो आप समझ लीजिए कि वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वो लोकतांत्रिक समाजवाद के पास है। लेकिन यदि साम्यवादी या कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, समाजवाद है, तो उसमें मुख्य रूप से पब्लिक सेक्टर ही रहता है, मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर नहीं रहता। पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकार का नियंत्रण होता है सभी सेक्टरों में, जितने भी सार्वजनिक उद्यम होंगे उसमें सरकार का नियंत्रण है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में है? ठीक है, तो जो भारत का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ये मुख्य रूप से किसके पास है? ये गांधी जी और कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स कौन है? एक प्रश्न उठ रहा होगा। तो गांधी जी और कार्ल मार्क्स, इनके निकट है मुख्य रूप से। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा समाजवाद का मतलब ये होता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि समाजवाद का मतलब होता है गरीबों हो गया, वंचितों को समाज के मुख्य धारा में लाना। ठीक है, और ये कहा गया कि वो गांधी जी और कार्ल मार्क्स के आसपास ही है। तो गांधी जी और कार्ल मार्क्स कौन है? गांधी जी को तो जानते ही होंगे। कार्ल मार्क्स क्या है? एक विचारक है, एक दार्शनिक है, जो 1818 के आसपास उसका जन्म हुआ और 1883 में मतलब आसपास उसकी मृत्यु हुई। ठीक, और ये क्या हुआ? ये मुख्य रूप से द्वंदात्मक भौतिकवाद हो गया, ऐतिहासिक भौतिकवाद, समाजवाद, ये सभी के मूल साम्यवाद, ये सभी के मूल कौन दिए? ये सभी जो मतलब ये विचारक हैं, इन सब का मूल्य कौन दिए? कार्ल मार्क्स दिए। ठीक है, जर्मनी के महत्वपूर्ण विचारक, मतलब कुछ विचारकों में अगर महत्वपूर्ण चुनना टॉप 10 में तो ये मुख्य रूप से शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, इन्होंने क्या हुआ? समाजवाद का मूल्य दिया था, समाजवाद का मूल्य। फिर इसके बाद लेनिन, आप जानते हैं जब रूस की क्रांति हुई तो इनके शिष्य ही मान लीजिए, तो वो इसी तर्ज पर, इसी समाजवाद के मूल्य पर ही वहाँ पास क्रांति हुई। फिर इसके बाद स्टालिन आए, फिर वो भी इसी मूल्य पर चले। माओ जो चीन में, वो भी समाजवाद के मूल्य पर ही चले। तो कार्ल मार्क्स इनके गुरु के रूप में, मान लीजिए गुरु हैं। ठीक है, लेनिन उनके शिष्य हैं। ठीक, चलिए, तो ये समझ में आया? ठीक है, आगे चलें। समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा। ठीक, नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा।
अभी तो हम लोग केवल ये देख रहे हैं शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है। अभी इनके सारे मूल, जैसे समाजवादी में हम डीपीएसपी पूरा देखेंगे ही तो वहाँ पास आ ही जाएगा। इससे पहले संप्रभुता तो अभी हम जब निर्णय देखेंगे वहाँ पास कहाँ देखेंगे, संसद में। तो संसद पूरा निर्णय लेती है, मंत्रिपरिषद लेती है, फिर संसद से अप्रूव करवाती है, राष्ट्रपति फिर अप्रूवल देता है, फिर इसके बाद वो कानून के रूप में आता है। कोई भी निर्णय संसद तो करती है ना, ठीक है, महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं विधानसभा भी करती हैं, लेकिन ये तो राज्य क्षेत्र पर करती हैं। अगर देश के बारे में देखा जाए तो संसद करती है। ठीक ठीक। अब एक शब्द है, आप सेकुलर, आप धर्मनिरपेक्ष शब्द सुने होंगे। धर्म निरपेक्ष, सेकुलर शब्द का नाम सुने हैं। पंथ निरपेक्ष भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अंतर है, ऐसा नहीं है। जब हम लोग अभी देखेंगे मूल अधिकार, मूल अधिकार में हम लोग अनुच्छेद 25 से 28 तक पूरा धर्म के बारे में ही है, वहाँ पास देखेंगे तो धर्म और पंथ में थोड़ा अंतर है। ठीक, अंतर का मतलब काफ़ी अंतर है, लेकिन समान रूप से हम लोग धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष मानते हैं। सेकुलर, सेकुलर, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता होगा तो सेकुलरिज्म हो जाएगा, सेकुलर आप मान लीजिए। तो धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक, इसमें सबसे पहले यही हो कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। लिख लीजिए, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अगर दूसरा बिंदु कहें, राज्य का कोई धर्म नहीं हो, इसका मतलब सभी धर्मों को राज्य मानेगा। ठीक है, समान संरक्षण देगा। तो सभी धर्मों को, सभी धर्मों को राज्य क्या करेगा? संरक्षण देगा। ठीक, सभी धर्मों को राज्य संरक्षण मतलब समान संरक्षण देगा। ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम, समान संरक्षण। ठीक, इसको तो लिखने की समान ही लिखेगा, समान संरक्षण। ठीक, तो सभी राज्य धर्मों को राज्य समान संरक्षण देगा। यहाँ पास पंथ के रूप में देखिएगा, धर्म थोड़ा एक व्यापक है और पंथ थोड़ा उसी के अंदर है, तो दोनों का शब्द वही है। आप रिलीजन ही दोनों का, अगर आप धर्म कहेंगे तो धर्म और पंथ रिलीजन है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा इसका अंतर है। हम इसको मूल अधिकार जब पढ़ते समय अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 ये धर्म से संबंधित अनुच्छेद संविधान में सम्मिलित किए गए, मूल अधिकार में सम्मिलित किए गए, तो वहाँ देखेंगे। तो सभी धर्मों को राज्य समान संरक्षण देगा, कोई दिक्कत नहीं। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ये हुआ कि राज्य का कोई स्पेशल धर्म नहीं होगा कि मेरा, मान लेते भारत में ये नहीं हो सकता कि मेरा धर्म हिंदू धर्म है, हम हिंदू को संरक्षण देंगे बाकी धर्म को, ऐसा नहीं। या मुस्लिम धर्म है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म किसी को, सिख धर्म को, ऐसा नहीं कि देश अपना ले कि हम केवल ईसाइयों को ही क्या करेंगे, हम लोग संरक्षण देंगे और सभी धर्म को समाप्त करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो सभी धर्मों को समान संरक्षण, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। जब धर्म नहीं होगा उसका, तो इसका मतलब ये होगा कि सभी धर्म जो भी होंगे भारत में, आप देखिए सिख हैं, हिंदू हैं, इसके बाद बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी भी हैं, थोड़ा बहुत, यहूदी तो नहीं है, ईसाई हैं, पारसी मुख्य रूप से, और मुस्लिम हैं, तो ये सब लोग हैं। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि सभी को समान संरक्षण देगा। ऐसा नहीं है कि किसी संरक्षण नहीं दे रहा है कि ये कर दो वो कर दो, ऐसा नहीं होगा, सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा, वो धर्मनिरपेक्षता है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष का सीधा सा मतलब हो गया कि धर्म, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य में जो भी धर्म होंगे उनको समान संरक्षण देगा। ठीक, अगर हम देखेंगे तो मूल अधिकार, इसको अगर देखना है तो मूल अधिकार आप देखें, अभी हम लोग देखेंगे मूल अधिकार प्रस्तावना के बाद, इसके बाद हम लोग संघ राज क्षेत्र देखेंगे, नागरिकता देखेंगे, भाग 1 देखेंगे, भाग 2, भाग 3 में जैसे पहुंचेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार में अगर आर्टिकल देखना हो तो आर्टिकल 25 से 28 तक अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। 25, 26, 27, 28 ये है। देखना क्या है, जब हम लोग देखेंगे ही तो वहीं देख लेंगे। ठीक, तो आर्टिकल 25, 26 इसमें ये कहा गया है
कि सभी व्यक्ति जो ये धर्म चुनना चाहें चुन सकते हैं, संगठन स्थापित करना चाहें स्थापित कर सकते हैं, कोई भी धर्म अच्छा लगे। यदि हिंदू धर्म है, अगर आपको ईसाई धर्म अच्छा लग रहा है तो स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपना सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, इसमें सब अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, मतलब राज्य ऐसा नहीं कहेगा कि शुल्क नहीं वसूलेगा। शुल्क का मतलब ये नहीं है कि आप इस धर्म को बढ़ावा देने के लिए पैसा दीजिए, ये सब ऐसा नहीं करेगी। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये सब आर्टिकल 25 से 28 के मध्य लिखा हुआ, मूल अधिकार में लिखा हुआ, भाग 3। ठीक है। तो ये धर्मनिरपेक्ष समझ में आया, कुछ बहुत समझ में ठीक है। इसको जोड़ा कब गया था? पहले ही वीडियो में बताया गया था। इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किनके द्वारा जोड़ा गया था? इंदिरा जी के द्वारा जोड़ा गया था। इंदिरा जी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, मतलब आपातकाल लगा हुआ था। आपातकाल जून में लगा 1975 में और 77 में समाप्त हुआ। जनवरी में घोषणा की गई, मार्च में समाप्त हुआ। फिर जनता पार्टी की सरकार बनी मार्च में, 24 मार्च को जनता पार्टी की सरकार बनी, 24 मार्च 1977 की बात है। ठीक, तो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर समझ में आया। राज्य कोई धर्म नहीं हो, सभी धर्मों को समान संरक्षण। अगर मूल अधिकार में देखेंगे तो आर्टिकल 25 से 28 के मध्य है। अभी ये हम लोग जब देखेंगे, अभी बहुत सारे विवाद, अभी हम लोग देखेंगे प्रस्तावना संबंधित बहुत सारे विवाद, अभी हम लोग लास्ट में इसको देखना ही है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें ये सब फिर से आएगा तो हम लोग बात करेंगे उसमें। बाद में ऐसा हुआ कि इंदिरा जी दिखाना भी चाह रही है कि लगभग कि यहाँ शामिल कर देंगे, वो सब हम लोग डिबेट बाद में देखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया, धर्मनिरपेक्ष समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा अब हम देखते हैं, आज नहीं देखते, अब बस हो गया। अभी देखना जैसे लोकतांत्रिक के बारे में, लोकतांत्रिक के बारे में देखना है, गणतंत्र के बारे में, न्याय के बारे में, बंधुत्व के बारे में, इन सब के बारे में हमको देखना ही है। समानता के बारे में देखना, स्वतंत्रता के बारे में देखना है, इन सभी शब्दों के बारे में देखना है। जितना आया है ना प्रस्तावना में, सभी शब्दों को उठाकर देख लेंगे तो 3 शब्द हो गए। कौन कौन से? एक हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता हो गया, समाजवादी हो गया और धर्मनिरपेक्ष। इसके बाद आप जानते हैं लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र देखेंगे। फिर इसके बाद गणराज्य है, तो गणराज्य के बारे में देखेंगे। लोकतंत्र का मतलब ये हो गया कि जनता द्वारा चुनी गई, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। ये है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और वो क्या करेंगे? शासन करेंगे। यही मुख्य रूप से होता है लोकतंत्र, कि जनता के हाथ में शक्ति होती है, वही अपने क्या करती है? अपने प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि चुनने के बाद वो क्या करते हैं? वो लोग शासन करते हैं, फिर उसी के अनुसार चलती है, लेकिन शक्ति जनता के हाथ में ही होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में भी देखेंगे, अप्रत्यक्ष के बारे में। जैसे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र दुनिया में कहीं भी पूरी तरीके से नहीं है। स्विट्जरलैंड को माना जाता है कि वहाँ पास प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन संपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं नहीं है। लेकिन अगर मानना चाहें तो स्विट्जरलैंड को कह दीजिए कि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अमेरिका में देखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, इसको देखना है। फिर इसके बाद गणराज्य देखेंगे। गणराज्य का मतलब ये होगा कि किसी भी देश का जो सर्वोच्च प्रमुख होगा वो चुनकर भेजा जाता है या नहीं। तो भारत में यदि चुनकर भेजा गया तो इसको कहा गया गणराज्य। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब जो सर्वोच्च प्रधान है वो चुनकर भेजा गया या नहीं। अगर चुनकर भेजा गया तो इसका मतलब यह हो गया कि वो देश रिपब्लिक कहलाएगा, गणराज्य कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कल ही देखेंगे। लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, ये सब कल देखेंगे। ये 3 शब्द समझ में आए। आगे हम कल बात करें तो कैसा लगा आप लोग बताएंगे, बताइएगा। हम लोग मिलेंगे कल। ओके, ठीक।